हेलो स्टूडेंट्स, ललित सर दिस साइड। ये हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो है चैप्टर सैलरी, वन शॉट वीडियो ओनली फॉर कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बट ज़्यादातर हमारा फोकस उन्हीं टॉपिक्स पे होगा जो हमारे एग्ज़ाम्स में आएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप सैलरी के सम्स को पूरी तरीके से अटेंड कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई सैलरी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, सैलरी सीधे पॉइंट पे आएंगे कि जब भी कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के कैपेसिटी में पेमेंट करेगा, एम्प्लॉयर मस्ट पे टू एम्प्लॉय। तो यहाँ एम्प्लॉयर बन जाएगा पेयर और एम्प्लॉय बन जाएगा पेई, ठीक है। तो सैलरी होने के लिए हमने दो बातों का ध्यान रखना है हमें। द फर्स्ट थिंग इज कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, इसी को आप नंबर 1 बना लो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि पेमेंट एम्प्लॉयर के कैपेसिटी पे होना चाहिए, ठीक है। तो पेमेंट इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी, ठीक है। अब कुछ बच्चों में ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर पकड़े कैसे हम कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो इसको पकड़ने का सिंपल सी बात है, ये रिलेशनशिप का क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो एम्प्लॉय है वो हमेशा एम्प्लॉय इज ऑलवेज बाउंड टू वर्क एज पर डायरेक्शन ऑफ and supervision of employer। सिंपल टर्म्स में जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स पे चलेगा, एम्प्लॉयर के डायरेक्शन को और सुपरविजन में अगर वो काम करता है तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो ये हमने थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया। अब हम इसमें समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक टीचर है, रिसीव कर रहा है सैलरी स्कूल से। अब ये कैश में हो चाहे काइंड में हो, काइंड मतलब जहाँ कैश नहीं है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या सैलरी होगा? आंसर इज यस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझिए। एक टीचर है, रिसीव्स फीस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी फॉर चेकिंग आंसर सीट। यूनिवर्सिटी पेपर चेक करने के लिए उनको क्या मिल रहा है? टीचर को फीस मिल रहा है। यहाँ आंसर होगा नो, ये सैलरी नहीं है। क्यों सैलरी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। जो टीचर है वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह उस टीचर को ये जो फीस मिल रहा है वो कॉलेज से मिल रहा होता, अगर सेम फीस यूनिवर्सिटी की जगह कौन दे रहा होता? कॉलेज, देन आंसर वुड हैव बीन यस, तब वो सैलरी बन जाता, क्योंकि कॉलेज टीचर का एम्प्लॉयर होगा, यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगा। और एक मज़ेदार चीज़, कोई भी पेमेंट अगर एमपी को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, या स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो काम कर रहे हैं, उनका कोई भी पेमेंट
सैलरी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर एम्प्लॉयर नहीं है। तो ये जो भी इनकम एमपी वगैरह को मिलेंगे बेसिकली वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। थ्योरी में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, एग्ज़ाम के लिए याद रखिए सैलरी का डेफिनेशन जो है वो पूछा जा सकता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर। तो जो जो सैलरी का डेफिनेशन है वो मैं सैलरी का जब प्रोफार्मा बताऊंगा तो आप ये समझ जाओगे कि कैसे क्या करना है इसमें। तो आपको डेफिनेशन याद करके जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं कि सैलरी और वेज आइडेंटिकल होता है। नोट क्या ध्यान रखना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सैलरी एंड वेजेस टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी वॉलंटरी पेमेंट ये क्या होगा, ये भी सैलरी माना जाएगा। वॉलंटरी पेमेंट मतलब ओनर अपनी इच्छा से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ओनर के घर पे बच्चा हुआ तो ओनर ने 1 मंथ का बोनस बांट दिया एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उसे हम कहेंगे वॉलंटरी बोनस, और वो सैलरी माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है, काम ज़्यादा किया है, तो ओवर टाइम के लिए उसको कुछ पैसा मिलेगा। एक्स्ट्रा वर्क किया है उसके लिए अगर कुछ पैसा मिल रहा है, तो इन सारे चीज़ों पे जो एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है वो सब क्या है, सब सैलरी हेड के अंदर आएगा, आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपको एक से ज़्यादा जगह से सैलरी मिल रहा है, आपका एम्प्लॉयर एक से ज़्यादा था प्रीवियस ईयर में, तो क्या होगा, उसको भी आपको दोनों को लेना पड़ेगा सैलरी हेड के अंदर में। सैलरी चाहे किसी भी एम्प्लॉयर से मिले, चाहे फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिले, चाहे प्रेजेंट से मिले, या फ्यूचर से मिले, तीनों ही केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सैलरी अगर हमको फॉर्मर प्रेजेंट ये वाला तो क्लियर कर लिया हमने। अगर सैलरी जो है ना वो देखिए रियल होना चाहिए, सैलरी मस्ट बी रियल। रियल मतलब फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना। जैसे डमी एम्प्लॉयमेंट दिखा देते हैं बहुत लोग, करप्शन करते हैं। एम्प्लॉय है नहीं, उसको बोल दिया कि भाई आप काम करो, आके साइन कर जाना, आपको 1000 रुपया दे देंगे, तो ये एक्चुअल में सैलरी नहीं है। ठीक है, आप अपना सैलरी कोई फॉरगो कर देता है, छोड़ देता है, तो वो भी टैक्सेबल होगा। फॉरेन गवर्नमेंट से आपको अगर पैसा मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा, जब तक वहाँ पे स्पेशली मेंशन ना किया जाए कि ये एग्जेम्प्ट है। लमसम पेमेंट मिलेगा अगर किसी विडो को या लीगल हियर को मिल रहा है, ग्रेचुअसली मिल रहा है, मतलब किसी सोल्जर की वाइफ का डेथ हो गया या उसकी वाइफ को मिल रहा है या लीगल हियर को मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर वो भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, वो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर किसी प्रोप्राइटर को सैलरी मिल रहा है उसी के फर्म से, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है, एक इंसान खुद से नहीं कमा सकता, एंड नो वन कैन अर्न फ्रॉम हिमसेल्फ। अच्छा, अगर किसी विडो को पेंशन मिल रहा है, देन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, वो सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। जितने भी जजेस हैं उनका रेमुनरेशन भी सैलरी के अंदर आता है। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसमें और ज़्यादा अपने अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें अभी फोकस करना है सिर्फ हमारे एग्ज़ाम पे। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ यहाँ डिस्कस कर लिया है, इतना आई थिंक एनफ है आगे सम्स करने के लिए और टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। तो क्या करना है अपने को, अभी अपने कर रहे हैं सैलरी का एक प्रोफार्मा बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आइटम इसके अंदर आएगा। ये प्रोफार्मा अगर आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओ कि आप जो जो टॉपिक्स इसके अंदर आने वाला है वो सारा बेसिकली क्या बन जाने वाला है। सैलरी का डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा ज़्यादातर आइटम इसी में से ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो बस यहाँ पहले मैं प्रोफार्मा बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम में करोगे। बस इसी पैटर्न में आपको सम्स कर देना है। तो आप डिटेल्स अमाउंट का कॉलम बना लो। हेडिंग आप सबको इतना तो पता ही होगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ, जिसका सैलरी ढूंढ रहे हैं आप, फॉर द असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर लिखना ना भूलें, आप सभी का असेसमेंट ईयर है 2024 2025 24-25। ठीक है, डिटेल्स एंड अमाउंट आप लिख लीजिए। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। अब सीधा आते हैं टॉपिक में कि सबसे पहले जो आपको लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखते हो, बेसिक सैलरी लिखते हो। क्या लिखते हो, तो बेसिक सैलरी क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले आप ये फॉर्मेट को साथ में मेरे कंप्लीट कर लो। सबसे पहले बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुइटी। एग्ज़ाम के लिए ग्रेचुइटी अलग से इसके ऊपर सम्स पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से देखना है। लीव इनकैशमेंट पे भी सम्स आता है। इंडिविजुअल सम पेंशन पे भी आ सकता है, एक इंडिविजुअल सम। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, देन कोई भी कंपनसेशन मिले, कंपनसेशन अंडर एनी VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ये पहला मेजर पार्ट बनेगा आपके सम्स का। तो इस सम के अंदर ये आइटम तो रहने ही वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आगे क्या करेंगे, इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारा आइटम्स सैलरी के अंदर आएगा ही आएगा। अब आप लोग क्या करोगे, आप हेडिंग लोगे अलाउंसेस। इन अलाउंसेस को हम लोग अभी आगे सारा डिस्कस करेंगे, हर एक टर्म जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि एंड में हम लोग कुछ पास्ट ईयर्स का पेपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अलाउंसेस में लिखिए सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एजुकेशन या सॉरी हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। ये लिखते जाइए, ये आपका प्रोफार्मा रेडी हो रहा है। तो एग्ज़ाम में जो आपका बड़ा सम्स आएगा वो ऐसे ही आने वाला है, तो आप इसको ऐसे ही लिखते जाएं। ठीक है, इसको अपने एक तरफ ही कर लेते हैं ऐसे।
तो इस बात का ध्यान रखिए, ये सारा अलाउंसेस है जो सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा। वी विल डिस्कस थोड़ी देर बाद कि होता क्या है अलाउंसेस और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, आधा पार्ट में इधर बना देता हूँ अलाउंसेस का। फॉर्मेट आधा यहाँ मिल रहा है आपको। चलिए, तो मेडिकल अलाउंसेस के बाद आप लिखिए कन्वेंस अलाउंसेस। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई सर, हम लोग तो सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी समझते थे कि हाथ में इतना पैसा आएगा, या कुछ आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा वैसा कट जाता था, ये सब समझते थे कि वो भी इंक्लूड किया जाता है। जो काम कर रहे होंगे बीपीओ में उनको पता है कि हाँ कन्वेंस अलाउंसेस कुछ मिल जाता है, लेकिन आप देखो कि बहुत सारा अलाउंसेस मिलता है। ये सब कुछ सैलरी में ऐड किया जाता है, उसके बाद टैक्सेबल सैलरी को कंप्यूट किया जाता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, पर्सनल डेवलपमेंट अलाउंस। मज़ेदार चीज़ है, देखिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे अलाउंसेस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंड अदर अलाउंसेस। अब इसके अंदर देखिए कौन सा अलाउंसेस इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पहले करना है। डीएनएस अलाउंस, एचआरए तो समझ लीजिए आ ही रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन आ जाएगा, हॉस्टल आ सकता है, कन्वेंस अलाउंसेस कर लेंगे, सिटी कंपल्सरी कर लेंगे। बाकी सारा अलाउंसेस बहुत इजी है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, अब देखिए अलाउंसेस के बाद क्या होता है। अलाउंसेस के बाद आता है परक्विजिट। तो आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी के नीचे आप लिखने लगेंगे परक्विजिट्स। तो नया हेडिंग रखेंगे परक्विजिट्स। अंडर सेक्शन 17 टू, सेक्शन याद कर लीजिए, कुछ कुछ का तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एट ए मोमेंट आप पढ़ रहे हो तो आप कितना याद रख पाओगे, इसलिए बेटा समझी करके आ जाओ, वही बहुत है। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ये करवा रहे हैं। चलिए, तो परक्विजिट्स के लिए एक नया पेज ले लेते हैं, या इसी को यहाँ और इधर करवा दूँ। तो याद रखिए, फॉर्मेट याद रखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर 1 है ये आपका, उसका सेकंड पार्ट है, अब यहाँ अपन थर्ड पार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो परक्विजिट्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मेट वही रहने वाला है ऐसे ही। चलिए, तो परक्विजिट्स में पहला परक्विजिट क्या हुआ, अब ये है क्या, कोई भी एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर। कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉय को करना था वो कौन कर रहा है उसके बदले में, एम्प्लॉयर, तो वो परक्विजिट्स के अंदर आएगा। इसके बाद आता है एकोमोडेशन। तो ये आ रहा है एग्ज़ाम में, ये इसमें से ये आ सकता है, एकोमोडेशन पूछता है। इसके बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोटर कार फैसिलिटी मिल रहा है अगर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर दे रहा है। अदर कुछ बेनिफिट्स, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, लीव, ट्रैवल कंसेशन, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो आ रहा है एग्ज़ाम में, ये वाला आपके पास आएगा ही आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। याद रखेंगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन
टू पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्सेबल होगा, और जो इंटरेस्ट रिसीव वो करेगा वो इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है। और भी अदर कोई आइटम है, एनी अदर, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इतना ही कर लोगे तो आप बहुत है। मोटर कार फैसिलिटी का कुछ आएगा तो आप बस बेसिक करो। यहाँ अब इसको समझते हैं कि ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद, ये सारे कंपटीशन के बाद क्या निकल के आता है, ग्रॉस सैलरी। क्या निकल के आ रहा है, ग्रॉस सैलरी। तो लेट्स चेंज द पेज। तो हम लोग समझ रहे हैं कि वही प्रोफार्मा अपन कंटिन्यू करते करते यहाँ ले आओगे आप, और कुछ लास्ट का पार्ट जो है वो यहाँ कर लेंगे। तो आप जो अपना हमने चार्ट बनाया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चार्ट, उन तीनों को जब आप जोड़ोगे, अलाउंसेस परक्विजिट को सारे को जोड़ करके आपका क्या निकालोगे, आपका आएगा ग्रॉस सैलरी। क्या आएगा यहाँ पे, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी से आप क्या करोगे, आपको कुछ यहाँ डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉई को कुछ डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। इसमें एक तो आप याद रख लें सबको, जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो जिन्होंने क्लास में किया था उनको ये सब चीज़ पता है, ये आपका रिवीजन हो रहा है, और जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो यहाँ से सीख भी सकते हैं। बट याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको करवाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्या है, जो यहाँ डिस्कस नहीं होंगी, ठीक है। तो आप याद रखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या फिगर आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। या तो 50,000 रुपीज़, या अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, ये वाला अमाउंट, ये वाला, ठीक है। जो इन दोनों में से लोअर होगा ना वो डिडक्शन हो जाएगा। इसको ऐसे रफली समझ लिए, डिडक्शन वाला पार्ट अभी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका ग्रॉस सैलरी आ रहा है 1,00,000 रुपया, तो आप क्या देखोगे, आपका जो लोअर ऑफ डिडक्शन क्या मिलने वाला है, 50,000 और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो इन दोनों में छोटा कौन, 50, तो यहाँ पे आप 50 डिडक्शन ले लोगे, तो आपका टैक्सेबल सैलरी क्या आ जाने वाला है, 50 आ जाने वाला है। इसी को अगर हम एग्जांपल चेंज कर लें और मैं आपको बताऊं कि भाई समझिए उसका ग्रॉस सैलरी कितना है, 50,000 ही है, तो 50,000 पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, और उसका सैलरी क्या होगा, टैक्सेबल, नील। अच्छा, इसके बाद अपने को देखना है कि और क्या हो सकता है। अगर 40,000 ही सैलरी है तो वो पूरा का पूरा ही नील हो जाएगा, ठीक है। सैलरी को आपको नेगेटिव नहीं करना है कि सर हम तो नेगेटिव करवा लेंगे, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों का। तो ये चीज़ क्लियर है, पहला पहला डिडक्शन समझ गए आप। फर्स्ट डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सभी को मिलेगा, तो ये आप सबको ध्यान रखना है। सैलरी का अगर सम्स पूरा पूरा आया कि आप टैक्सेबल सैलरी निकालिए, तो ये डिडक्शन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपका ग्रॉस सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो डिडक्शन 50,000 मिलेगा, डिफरेंस का पैसा बन जाएगा टैक्सेबल सैलरी। अगर सैलरी 50,000 या उससे कम है तो आपका टैक्स सैलरी जो होगा वो नील हो जाएगा। इसके अलावा दो डिडक्शंस और है जो मिलते हैं, लेकिन वो तभी मिलेगा जब एसएससी हमारा ओल्ड रेजिम को फॉलो करेगा टैक्स के, ठीक है। इफ़ एसएससी ऑप्ट्स फॉर ओल्ड रेजिम, देन दो डिडक्शन और मिलेंगे आपको। वो क्या है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, और दूसरा प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए तभी मिलने वाला है जब ओल्ड रेजिम फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। बस इतने चीज़ों को पहले आप ध्यान रख लो, ठीक है। अब ये सारे को सॉल्व करने के बाद ये जो आपके पास यहाँ फाइनली फिगर लास्ट में बचेगा, यहाँ जो फिगर आएगा, दैट विल बी योर टैक्सेबल सैलरी। ये जो आपने निकाला ये क्या है, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। बस यही हमें एग्ज़ाम में निकाल कर देना है, तो इसीलिए डिडक्शन को भूलिए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता देता हूँ मैं कि ये डिडक्शन जो तो आपका है इंटरटेनमेंट अलाउंस वाला, ये क्या है और किसको मिलेगा, ये आप कर सकते हो।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में क्या स्कीम है, तो याद रखिएगा ओल्ड रेजिम फॉलो करना चाहिए और मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। तो सबसे पहला क्या, एक्चुअल अमाउंट, जो एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2 विल बी, फिर 5000 रुपीज़ मतलब 5000 रुपया तक क्या है, अलाउड है, या 20% ऑफ बेसिक सैलरी। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी जो हाथ में आया, जो उनको मिल रहा है कैश हाथ में, बेसिकली वो बन जाता है बेसिक सैलरी। तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ठीक है, अच्छा कुछ बातों का ध्यान और रखना है कि इंटरटेनमेंट जो अलाउंस है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। ठीक, और अगर न्यू रिजीम में है या डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है, जो कि नया टैक्स रिजीम है, उसमें भी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट चीज़ है ये प्रोफेशनल टैक्स। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसको भी आप समझ सकते हो कैसे, कि जो भी पेमेंट करेगा, अगर प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का पेड बाई क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर। तो क्या करना है इसको, पहले तो आप परक्विजिट्स में ऐड कर दोगे और फिर बाद में डिडक्शन ले लोगे। ठीक है, और एम्प्लॉय का है तो वो सीधा डिडक्शन में चला जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले ऊपर आप ऐड करोगे परक्विजिट्स के अंदर में प्रोफेशनल टैक्स, और फिर आप क्या करोगे, बाद में डिडक्शन ले लोगे। ठीक है ना, तो इस सब का सेक्शन है, अगर आप सेक्शन याद करना चाह रहे हो तो सबका सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, ठीक है ना, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। तो याद रखिएगा 16(2), इसको कर लीजिए 16 के अंदर में जो आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका लिख लीजिए 16(1)(a). ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अभी तक हमने पूरा प्रोफॉर्मा समझ लिया कि सम सेक्शन में बनता दिखता कैसे है, हमको बनाना कैसे, इसका प्रोफॉर्मा क्या है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा रहा, इसको आप कॉपी कर लो। अब इसमें एक एक करके हम लोग आइटम को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और कैसे क्या अमाउंट टैक्सेबल होता है, ये हमें अभी सीखना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप सारा कॉपी कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब अलाउंसेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो आप सिर्फ 10 मिनट में इसको कवर कर लोगे आप। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलाउंसेस होता क्या है। ठीक है, तो अलाउंसेस क्या है, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी जो हम लोग ऊपर पढ़े, बेसिक सैलरी एंड फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुइटी, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर एक फ़िक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी देता है एक रेगुलर बेसिस पर, इन एडिशन टू सैलरी। तो जो उसे सैलरी मिल रहा है उसके अपार्ट उसको जो एक्स्ट्रा फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, उसे हम कहते हैं अलाउंसेस। और अलाउंसेस भी टैक्सेबल होता है। अब हमें ये देखना है कि कितने टाइप का अलाउंसेस कौन कौन सा होता है और वो कैसे, उसके हम ऊपर क्या पार्ट उसका टैक्सेबल होगा, क्या फुल्ली टैक्सेबल है और क्या पार्टली टैक्सेबल है। तो आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे है वो है हाउस रेंट अलाउंस। आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा चांस है कि इसका सम्स आपको मिले, 5 मार्क्स में भी मिल सकता है और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो उसमें भी आएगा। तो अगेन हमें पता है जैसे कि ओल्ड रेजिम है और न्यू रेजिम है, नया सिस्टम है। तो अगर कोई न्यू रेजिम में टैक्स भरना चाह रहा है, ऑप्ट करता है फॉर न्यू रेजिम, तो उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए। तो अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लें। तो जब भी कोई रेंट वगैरह पे कर रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, तो
जो रेंट के लिए खर्चा पेमेंट किया जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, वो बन जाता है हाउस रेंट अलाउंस। सो अगर ओल्ड रेजिम है तो यहाँ पे अपने पास इसका टैक्स ट्रीटमेंट होता है, तो वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, तो अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो यहाँ पर समझ रहे हैं हम टैक्स ट्रीटमेंट। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो सबसे पहले जो एक्चुअल अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, वो जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया वो। दूसरा है 50% ऑफ द सैलरी, अगर मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अगर ये सिटीज़ में से है तो सैलरी का 50%। और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ द सैलरी यहाँ पर लेना पड़ेगा। सैलरी का यहाँ डेफिनेशन क्या है, अगेन बेसिक, डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा, और कमीशन जो किसके ऊपर दिया होगा, टर्नओवर पे। टर्नओवर बेसिकली मतलब सेल्स ही है, ठीक है। और तीसरा है रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से हम ये मिनिमम वाले पार्ट को शो करते हैं हमारे सम्स में, ठीक है। तो ये आएगा आपके एग्ज़ाम में। सेकंड देखिए, ये बहुत इजी है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है कि अगर आप किसी शहर में रह रहे हो तो उसका एक्सपेंसेस किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपको हम किसी और जगह पोस्टिंग कर देता है एम्प्लॉयर आप लोगों को, अपने एम्प्लॉय को, तो भाई उसका खर्च बढ़ सकता है। अब मान लीजिए वो नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा था, अब वो मेट्रो सिटी में शिफ्ट हो गया काम के पर्पज़ के लिए। एम्प्लॉयर ने कहा कि जाइए आप मुंबई जाके काम कीजिए, कोलकाता जाके काम कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा एम्प्लॉय का, तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है जिसे हम कहते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। महंगे शहर में रहेंगे, खर्चा ज़्यादा होता है, उससे डील करने के लिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर टिफ़िन अलाउंस होता है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। रिफ्रेशमेंट और टिफ़िन के लिए जो भी अलाउंसेस मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस, जो मेडिकल ट्रीटमेंट में के लिए हो रहा है वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाता है। हमने समझा था कि डिडक्शन के अंदर इंटरटेनमेंट अलाउंस था, और ये उन्हीं को मिलेगा, सिर्फ किसको मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल और ट्रांसफ़र अलाउंस है। इससे पहले मैं आपको एक और छोटा करवा देता हूँ, इसके अलावा भी एक अलाउंस आता है जो मैं यहाँ मेंशन करवा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि होता है सर्वेंट अलाउंस। क्या है, देखिए एक और अलाउंस होता है यहाँ पे, सर्वेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, सर्वेंट भी प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयर, और सर्वेंट रखने के लिए जो सर्वेंट का खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है फिक्स सम ऑफ मनी, वो भी क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्या याद रखना है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब आते हैं ट्रैवल और ट्रांसफ़र अलाउंस। तो ट्रैवल ट्रांसफ़र अलाउंस क्या होगा, और यहाँ से जो भी अलाउंसेस चालू हो रहा है, ठीक है, नंबर 6 से याद रखेंगे, कहाँ से, नंबर 6 से जो भी अलाउंसेस आगे आएगा उसका जो एग्जेम्पशन लगेगा वो इसी चीज़ पे, इसके मिनिमम से निकलेगा। क्या, जैसे ट्रैवल और ट्रांसफ़र अलाउंस के अंदर क्या होता है, ट्रैवल ट्रांसफ़र अलाउंस क्या होता है ये भी एक बार आप समझ लें। यहाँ पर ये होता है कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर, जो टूर पे चल रहा है आदमी, उसका जो खर्च होने वाला है वो यहाँ पे ट्रैवल और ट्रांसफ़र अलाउंस के अंदर आता है। तो इसमें एग्जेम्पशन जो मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल अमाउंट कितना खर्च हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो वो आपके एक्चुअल अमाउंट जो आपने रिसीव करके रखा है उससे डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डेली अलाउंस, यहाँ मैंने लिख दिया सेम एज़ 5 नहीं होगा, यहाँ सेम एज़ क्या करना चाहिए, यहाँ सेम एज़ 6 करना चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसके बाद सारा अलाउंसेस जो है वो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से डिपेंड कर रहा है खर्च के ऊपर में। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअल आपने खर्च कितना किया। देखिए इसमें 8, 9, 10 जो कुछ भी यहाँ पर है, नाम खाली ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, तो अब आ रहा है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या है, इसको आप समझोगे, कन्वेंस अलाउंस के अंदर क्या करना है,
यहाँ पर जब कोई अलाउंस ग्रांट किया जा रहा है कन्वेंस के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ द ऑफिस, उसे हम कहते हैं कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि फ्री कन्वेंस नहीं मिलना चाहिए एम्प्लॉय को। फ्री कन्वेंस मिलेगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ आएगा। ठीक है, सेम वही ट्रीटमेंट है, एक्चुअल खर्च कितना होगा उस पर डिपेंड करता है। अगेन हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस, यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ भी सेम चीज़ है कि हेल्पर असिस्टेंट अगर मिल रहा है आपको, ठीक, लेकिन हमेशा याद रखना है कि ऑफिस के परफॉर्मेंस को करने के लिए तो यहाँ होगा। तो यहाँ पे याद रखिए हेल्पर अलाउंस सर्वेंट अलाउंस नहीं है। सर्वेंट अलाउंस बेसिकली फुल्ली टैक्सेबल है। हेल्पर इज़ डिफरेंट थिंग। हेल्पर मतलब ऑफिस में आपको हेल्प करेगा काम में, सर्वेंट नहीं है हेल्पर आपका। तो ये जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है, लेकिन सर्वेंट फुल्ली टैक्सेबल होता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, अब आपको पता है कि कभी कभी एम्प्लॉयर जो है वो अलाउंस प्रोवाइड करता है और उसको एकेडमिक इनकरेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड कर रहा है, रिसर्च या प्रोफेशनल परस्यूट्स के लिए पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में भी एग्जेम्पशन आपको मिलेगा और वहाँ अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितना खर्च किया है। यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर भी वही चीज़ है। अगर आपको एक यूनिफॉर्म मेंटेन करना है ऑफिस में और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, तो क्या करना है इसमें, ये इसी के अंदर में आएगा। अच्छा, अगेन मज़ेदार चीज़ है कि एक ड्रेस अलाउंस भी होता है, लेकिन ड्रेस अलाउंस अलग चीज़ है। ड्रेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। ड्रेस अलाउंस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन यूनिफॉर्म अलाउंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ड्रेस अलाउंस, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इतना नहीं आएगा, मैं अभी इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि ये आपको फोकस करना है। ठीक है, आप चाहो छोटा छोटा लिस्ट बना सकते हो, अपना एक शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो खुद से इसके अंदर कि कौन सा किस हेड में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है कि नंबर 6 से लेकर नंबर 6 से लेकर नंबर 6 से लेकर नंबर 11 तक जो भी अलाउंसेस है, क्या लिखा है देखिए, नंबर 6 टू नंबर 11 अलाउंसेस में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उस हिसाब से एग्जाम्शन मिलेगा। मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कितना एक्सपेंडिचर किया गया है। ठीक है, तो इसको क्विकली आप वापस रिवाइज कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं और सीधा आप अब इसको अपने सम पे भी अप्लाई कर सकेंगे। जब आप सम सॉल्व करेंगे तो ये नोट्स जो आप अभी क्रिएट कर रहे हैं वो आपके काम आ जाएगा और आप सीधा यहाँ से देखकर सम्स में एप्लीकेशन इसका कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है कि जो कंप्यूटेशन है वो सेम पैटर्न पे होने वाला है। क्या है पैटर्न, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड में जो मिनिमम होगा वो आप एग्जाम दे देंगे, कर देंगे यहाँ तक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि हमारे पास कुछ और अलाउंसेस भी है, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे एक्चुअल आप क्या खर्च कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट सी कि क्या है। तो इस सेक्शन के अंडर में आप देखो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 2 के अंदर में यहाँ लिमिट फिक्स है, कितना एक्सपेंस हुआ उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो फिक्स क्वांटम ऑफ मनी फिक्स हो चुका है कि इतना अमाउंट है। तो देखिए कैसे निकलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें 100 पर मंथ पर चाइल्ड अलाउड है, लेकिन 2 बच्चों तक। अगर आपका 5 बच्चा है तो आप 5 नहीं ले सकते, आपको लेना है 100 पर मंथ ही। मतलब इसका कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे 100 इंटू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन इंटू 12, तो ये 24 का 100 का अमाउंट आ गया। अब बी का जिससे कंपेयर करना है वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव फॉर ईच चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को के लिए मिल कितना रहा है ये मैटर करता है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 बच्चे
याद रखेंगे, हम दो हमारे दो, याद रखेंगे अलाउंस में चिल्ड्रन में हम दो हमारे दो, तो दो से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपको क्या कर देना है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वो डिडक्शन लेस कर देंगे आप अमाउंट रिसीव्ड से। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन के बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस आएगा। बच्चे को हॉस्टल में रहने के लिए बच्चे को उसके पेरेंट्स को, एम्प्लॉय को जो है वो यहाँ अलाउंस मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो क्या अमाउंट है, 300 पर मंथ। ये भी सॉरी 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम है। अगेन एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है उससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, बच्ची का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अडॉप्टेड चाइल्ड को चाइल्ड माना जाएगा, स्टेप चाइल्ड को भी चाइल्ड माना जाएगा, लेकिन इललेजिटिमेट चाइल्ड को नहीं माना जाएगा, इलीगल चाइल्ड। ठीक है, और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी, ग्रैंड चाइल्ड को भी चाइल्ड में नहीं लिया जाएगा। अच्छा, चाइल्ड का उम्र से यहाँ कोई मतलब नहीं है, माइनर मेजर दोनों आएगा, 18 के ऊपर भी है तो भी अलाउंसेस मिल सकता है और उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद देखिए आता है ट्रक ड्राइवर अलाउंस। अब ये ट्रक ड्राइवर अलाउंस यूज़ तभी होगा जब आपके सम में जो एसएससी है ज़रूर वो ट्रक ड्राइव कर रहा होगा। तो इसमें मिनिमम एग्जाम्प्ट है 70% ऑफ अलाउंस और 10,000। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ट्रक ड्राइवर होना ज़रूरी है यहाँ फिर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देखिए तब मिलेगा जब कोई एम्प्लॉई ब्लाइंड है, बहरा है, गूंगा है या हैंडीकैप्ड है। तो इसमें जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड आ गया और 3,200 पर मंथ है, तो इन्हीं को मिलेगा। याद रखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सिर्फ ब्लाइंड, डेफ, डम और हैंडीकैप्ड को मिलता है। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिल रहा है, इन लोगों को मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल अलाउंस है, इसका चांसेस काफ़ी कम है कि वो एग्ज़ाम में ये आए बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको, इसका ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। स्पेशल अलाउंस कुछ अलाउड है, रूल 22 भी है, जिसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ना ये अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहा है। पहला होता है हिली एरिया, हाई अल्टीट्यूड स्नो बाउंड एरिया, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह है या हाइट ज़्यादा है जगह का, वहाँ पे सियाचिन एरिया और जम्मू कश्मीर में जो हाई अल्टीट्यूड एरिया है उसमें 7,000 पर मंथ जो है वो एग्जाम्शन मिल जाता है सैलरी से। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर है तो वो 800 पर मंथ मिल जाता है। और अगर कोई भी जगह बाकी प्लेसेस जिसका जो हाइट है वो 10,000 मीटर से ऊपर है तो 300 पर मंथ का अलाउंस मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बॉर्डर एरिया। अब आपने को पता है कि बॉर्डर एरिया में क्या काफ़ी डिफ़िकल्टी रहता है, इसीलिए डिफ़िकल्ट या डिस्टर्ब एरिया भी कहते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ होता ही रहता है। तो ऐसे जगहों में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि मणिपुर हो गया, अंडमान का कुछ स्पेसिफाइड एरिया होना चाहिए, निकोबार आइलैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ 1300 पर मंथ क्या है, एग्जाम्शन मिल रहा है। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं कि ट्राइबल एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, तो ट्राइबल एरिया अलाउंस है 200 पर मंथ, और आइलैंड ड्यूटी अलाउंस जो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है उसका एग्जाम्शन जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में है वो 3,250 पर मंथ है, 3,250 रुपया पर मंथ। इसमें और भी बहुत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी हमें एग्ज़ाम के लिए वो डिस्कस हम नहीं करने वाले। इसमें से भी आपको ये वाला पार्ट आएगा ही, रूल 2BB, इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये स्पेशल अलाउंस सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेजिम में जो है ऑप्ट करेंगे उन्हीं को मिलेगा। याद रखेंगे, अगर न्यू रेजिम है, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड अंडर न्यू रेजिम। ठीक है, अब अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, तो ये दोनों रेजिम में मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो भारत देश का नागरिक है लेकिन वो देश के बाहर काम कर रहा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो 3 बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए क्या ध्यान रखना है, इसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको, कि बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और देश के बाहर वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। फिर अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ, यूएनओ से भी जो आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होता दोनों ही रिजीम के अंदर में। और किसी भी जज को, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनका
जो उनको अलाउंस मिलता है वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया हमारा अलाउंसेस। तो इस अलाउंसेस में मैंने मार्क करवाया कि इंपॉर्टेंट अलाउंसेस कौन कौन सा था, आपको वो देख करके जाना है खासकर। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे परक्विजिट्स। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं परक्विजिट, बने रहिए हमारे साथ और ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके परक्विजिट्स कवर करने का, और फिर हम लोग अपने मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है ऑनर्स और जनरल के बच्चों के लिए, वो सारा सम्स प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए परक्विजिट क्या होता है सबसे पहले समझिए। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कहता है कि परक्विजिट क्या है, कोई भी फैसिलिटी जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, बिकॉज ही इज़ वर्किंग, क्योंकि वो एक काम कर रहा है, जॉब में है, इसीलिए ये फैसिलिटी उसको मिल रहा है, उसे हम कहते हैं परक्विजिट। परक्विजिट क्या होता है बेसिकली, परक्विजिट होता चाहिए काइंड में। किस में होना चाहिए, काइंड में। काइंड का मतलब यहाँ पे जनरली कैश इन्वॉल्व नहीं होता, कैश के बदले फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड कर दी जाती है। अलाउंसेस क्या होता था, अलाउंस में एक फिक्स्ड कैश पेमेंट होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, काइंड में। अब क्या क्या आता है इसके अंदर, तो डेफिनेशन अगर पूछे कि भाई क्या होता है परक्विजिट्स के अंदर, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, क्या आ रहा है देख लीजिए एक बार। ये ही सारा हमें डिस्कस करना है, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। पहले आता है इसमें क्या, RFA। RFA मीन्स रेंट फ्री एकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, या कोई घर दे रहा है कंसेशनल रेंट में, और कोई बेनिफिट जो मिल रहा है किसको, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब देना चाहिए किसको, एम्प्लॉय का जिम्मेदारी बनता है, लेकिन उसके बिहाफ में पे कौन कर दे रहा है, एम्प्लॉयर। इफ़ एम्प्लॉई का ऑब्लिगेशंस पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो परक्विजिट्स के अंदर आएगा और वो टैक्सेबल होगा। किस बेसिस पर होना चाहिए, वो कैश बेसिस पे। इसका मतलब पेमेंट होना चाहिए तभी ये मिलेगा। ठीक है, कोई भी जो एम्प्लॉयर है सम पे कर रहा है किसी लाइफ इंश्योरेंस के लिए अपने एम्प्लॉय का, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जा रहा है या स्वेट इक्विटी शेयर्स को, आगे चल के पूरा डिस्कस करेंगे ये सिक्योरिटीज़ क्या होता है और स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है। डिबेंचर्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह सब इसमें आते हैं। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र होगा या कंसेशनल रेट में होगा, तो भी इसको हम लोग परक्विजिट्स मानेंगे और वो इसके यहाँ अंदर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका टैक्सेबिलिटी। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पूरा इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चल करके। ये सारी चीज़ें आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, इसमें इतना नहीं जाते। अब आते हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये सारी चीज़ें भी जो है मोटर कार फैसिलिटी वगैरह ये सब आ जाता है अदर परक्विजिट्स के अंदर में। डोमेस्टिक सर्वेंट है, एजुकेशन फैसिलिटी, लीव, ट्रैवल कंसेशन, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब मेन एक पॉइंट पे आते हैं जिसे हम कहते हैं कि भाई क्या होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। कैसे समझे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को, कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या है, कौन है। तो स्पेसिफाइड वो एम्प्लॉय है जो या तो उस कंपनी का बिजनेस का डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर लेंगे। जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब जो 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट होल्ड करता है कंपनी के अंदर में, किसके कंपनी के, एम्प्लॉयर के कंपनी में होल्ड कर रहा है, ये चीज़ को ध्यान रखिए। तो उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। और उसका जो एग्रीगेट सैलरी है फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एम्प्लॉयर, प्रोबेबल एम्प्लॉयर, वो 50,000 पर एनम से अगर ग्रेटर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाता है। तो आप समझ गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं। अब देखते हैं कि कुछ परक्विजिट्स है जो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब है इसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, देयरफॉर इट वोंट बी एडेड इन योर प्रोफॉर्मा। ये एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स आपके प्रोफॉर्मा में परक्विजिट्स वाले हेडिंग में ऐड नहीं होगा, जो हमने पहला प्रोफॉर्मा सीखा था। अब जैसे टी एंड स्नैक्स है, टी एंड स्नैक्स अगर एम्प्लॉयज़ को वर्किंग आवर्स में मिल रहा है, वर्किंग प्लेस पे, देखिए वर्किंग आवर्स और वर्किंग प्लेस पे मिल रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट होता है।
गुड्स अगर एम्प्लॉय को सेल किया जा रहा है कंसेशनल रेट पे, तो वो अगर एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चरर कर रहा है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? एम्प्लॉयर अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए कन्वेंस फैसिलिटी। कन्वेंस फैसिलिटी में ध्यान रखिए, जो कन्वेंस फैसिलिटी मिल रहा है वो ऑफिस से रेसिडेंस और रेसिडेंस से ऑफिस का मिल रहा है, देन वो एग्जेम्प्ट है। ट्रेनिंग के लिए कुछ खर्चा किया जा रहा है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट है। लोन अगर एम्प्लॉय को दे रहा है एम्प्लॉयर कंसेशन रेट पे, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो दिया जाएगा वो है 20,000 रुपीज़ का। तो आई होप ये वाला चीज़ भी आप क्लियर रखेंगे, याद रखेंगे कि 20,000 तक का ही लोन एग्जेम्प्ट है। देन मेडिकल फैसिलिटी आता है, जो ऑफिस में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है इन केस ऑफ इमरजेंसी हो गया, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। कोविड-19 के लिए कुछ रिम्बर्समेंट मिल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, रिफंड ले रहा है, वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट है। ध्यान रख सकते हैं कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो भी रिफंड मिल रहा है या रीइंबर्समेंट किया जा रहा है, रीइंबर्स का मतलब होता है खर्च पहले एम्प्लॉय कर दिया और एम्प्लॉयर से बाद में जाके वो उसके बिहाफ में कैश ले लिया, तो रीइंबर्समेंट भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। पीरियोडिकल जर्नल जो है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। कुछ पास या टिकट्स वगैरह मिल रहा है, रेलवेज़ का टिकट एम्प्लॉयज़ को देता है ना, इंडियन रेलवेज़ अपने एम्प्लॉयज़ को, याद रखिए गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज़ अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ पास देता है ट्रैवलिंग का, तो उनका टिकट नहीं लगेगा या टिकट सीधे देता है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन अगर ऑफिस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया जा रहा है और वो इंस्टीट्यूशन अगर एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे मैक्सिमम 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड होता है। और याद रखना है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है बच्चे का, नो लिमिट। अलाउंस में क्या था, 2 बच्चा मैक्सिमम, हम 2 हमारे 2, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आगे इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर लैपटॉप एग्जेम्प्ट है। मूवेबल एसेट्स को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वो 10 साल यूज़ हो चुका है, याद रखिए कोई भी मूवेबल एसेट जो 10 साल तक यूज़ हो गया है, यूज़ करके अगर वो एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब हम लोग सम्स करेंगे तो आप तुरंत देख पाएंगे कि भाई अगर अलाउंस था चिल्ड्रन एजुकेशन तो उसमें क्या था, ग्रेचुइटी है तो उसमें कैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो सिर्फ देखने से वीडियो काम नहीं बनेगा, टैक्स करने के लिए आपको नोट्स आपके सामने होना चाहिए इंपॉर्टेंट, और फिर उसको उससे रिलेटेड आप सम्स करोगे, तब जाकर आप टैक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सिर्फ थ्योरी की तरह इसको सुन लेने से नहीं होगा, इसीलिए फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को जो सिर्फ सुन रहे हैं वो फिर से कॉपी पेंसिल पेन निकालें, वो नोट्स बनाएं, तभी हो पाएगा पॉसिबल। एल्स टैक्स में सैलरी इस तरीके से आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोई भी चैप्टर है जो आप मगअप नहीं कर सकते, खाली आप थ्योरी है जो याद करके कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। परक्विजिट्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया है, सबको इसमें ध्यान देगा। एग्ज़ाम में आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन आने का पूरा पूरा चांस है, हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन एक रेंट फ्री अकोमोडेशन से मिल जाए। तो देखिए क्या ध्यान रखना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दैट एम्प्लॉयर इज चार्जिंग नो रेंट फ्रॉम दी एम्प्लॉई। तो याद रखेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है, वो टैक्सेबल होता है, लेकिन किसको रेंट फ्री अकोमोडेशन किसका टैक्सेबल नहीं होता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज का, एमपीज़ का और एक लीडर ऑफ अपोजिशन का जो अकोमोडेशन है जो उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन देखिए, इसका ट्रीटमेंट समझिए कि सबसे पहले सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में आएगा। अगर आपके सम में लिखा है कि दिखा रहेगा ना एसएससी क्या कर रहा है, तो एसएससी का आपको एज दिखा रहता है और एसएससी कौन सा एम्प्लॉय है, आपको ये इन बातों का ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, सम्स पढ़ेंगे आप तो आपको ये सबसे पहले चेक कर लेना है कि वो आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, इसको जाने बिना काम नहीं होगा, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हर जगह हमने पहले भी देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट अलग है, नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग है। तो यू बी वेरी केयरफुल, रीड द सम वेरी केयरफुली, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए।
चलिए, तो क्या होगा अगर वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो जो लाइसेंस फ़ी होता है, ध्यान से इस वर्ड को ध्यान रख लीजिए, लाइसेंस फ़ी जो होता है वो टैक्सेबल है। और लाइसेंस फ़ी का कोई कैलकुलेशन नहीं है, सब में वो गिवन होगा। बस वो देखना है अमाउंट और उसको लिख देना है। लेकिन ये तभी होगा जब आपका एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा। अब बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज़ का। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप समझोगे, ये अदर एम्प्लॉयज़ आया। तो अदर एम्प्लॉयज़ के अंदर देखिए 2 पार्ट क्रिएट हुआ। एक 31/8/23 तक अगर है तो क्या होगा, और दूसरा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2023। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो पॉपुलेशन है, बस सेंसस बदल गया, उस हिसाब से रेट बदल गया। क्या ध्यान रखना है, 31/8/23 से पहले कैसे कंप्यूटेशन करना है, ध्यान से देख लीजिए। अगर पॉपुलेशन 25 लाख रुपए से ज़्यादा है किसी भी जगह का जहाँ वो हाउस सिचुएटेड है, तो अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर वो घर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है, तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। ये रेट को ध्यान रखिए, 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी। तो ये अमाउंट, ये रेट ध्यान रखना है, 10% ऑफ सैलरी। और अगर कोई और सिटी है तो 7.5%। तो इस रेट को अभी आप ध्यान रख लीजिए। क्या, 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन तो 15, 10 से 25 तो 10% ऑफ सैलरी, और अदर सिटी है तो 7.5%। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ओन नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर हमेशा ओन ही करे हो। इट मे हैपन दैट ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द accommodation. So what he will do, he will definitely pay rent to somebody else. He will hire the accommodation from somebody else and he will pay rent. So if employer is paying rent, then what will be the case? Rent paid will be the amount of perquisite or 15% of salary, whichever is lower. It means the amount of taxable perquisite will be, you have to make comparison between rent paid and 15% of salary. तो दोनों में जो छोटा होगा, लोअर ऑफ द बोथ विल बी योर टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है, अब ठीक इधर आ जाइए। और अगर ये एप्लीकेबल जब है 1/9/2023 के बाद अगर है, तो क्या ध्यान रखना है कि अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है तो रेट देखिए 10%। उधर कितना था, ध्यान रखिए 15%। 15 to 40 है तो यहाँ पे देखिए 7.5% का रेट है, वहाँ कितना था 10%। और अदर सिटी के लिए, अदर जहाँ पॉपुलेशन 15 से कम है तो वहाँ था 7.5%, यहाँ है 5%। तो यहाँ पर देखिए जो रेट है वो डिक्रीज़ हो गया, 10% ऑफ सैलरी, उसके इसमें था 15% ऑफ सैलरी। देखिए आप कंपेयर कर लीजिए इसको, तो आप समझ पाएंगे आराम से क्या है, क्या दोनों में चेंज आया है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, दोनों डेट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर चेंज था, 25 लाख था, यहाँ हो गया है ग्रेटर देन 40 लाख। पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, तो यहाँ 15%, यहाँ 10%, यहाँ 10% है, यहाँ 7.5% है, 7.5% है और 5% है। ठीक है, और नॉट ओन्ड अगर है तो इस केस में देखिए रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी के बीच में कंपेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रेंट पेड और 10% ऑफ द सैलरी में कंपैरिजन होगा, और जो लोअर होता है वो हो जाता है हमारा टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, पूरे वीडियो को देख लोगे तो सैलरी में फुल मार्क्स पक्का है आपका, 15 to 20 मार्क्स कैरी करेगा सैलरी चैप्टर। इसको आप बड़े आराम से कर पाओगे। और थ्योरी के लिए मैंने आपको कह ही दिया कि थ्योरी में सिर्फ आप पढ़ के जाओ व्हाट इज़ सैलरी। सैलरी का जो डेफिनेशन है उसमें 8-9 पॉइंट्स है, जो वो सारा आप पढ़ के जाओ, आप आराम से कवर कर लोगे पेपर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब क्या हुआ, रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी में बेसिक डीए लेंगे, कमीशन लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ले रहे हैं, फीस, सारा टैक्सेबल अलाउंस लेंगे, और सारा मॉनेटरी पेमेंट्स लेंगे परक्विजिट्स को छोड़कर, और लमसम जो पेमेंट्स होता है ना, वो पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब को छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सैलरी में इंक्लूड करनी है आपको। सो आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर हो गया।
रेंट फ्री अकोमोडेशन आपका क्लियर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट परक्विजिट, देखें क्या है इसके अंदर। कुछ बातों का ध्यान और रखना है। तो ये क्या चीज़ आ गया, देखिए हम लोग को पता है 1923 से 1 सितंबर 23 से मेरा रेट बदला है कंप्यूटेशन का। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कैप लगा दिया गया। कैपिंग क्या हो रहा है, कैपिंग ऑन वैल्यूएशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये कब होता है, अगर एक अकोमोडेशन हम एक एम्प्लॉय को 1 साल से ज़्यादा के लिए दे रहे हैं, तो सेम एम्प्लॉय होना चाहिए। उसको अगर हम लोग 1 साल से ज़्यादा के लिए दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि वो 1 साल रह चुका है, अब नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर उसी को दे रहे हैं वो घर रहने के लिए, तो उस चेंज को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि महंगाई के कारण क्या हुआ, कुछ इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन इंडेक्स को यूज़ करके मुझे उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसको बना देना है कैप, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आप टैक्सेबल करोगे। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन लिंक कैपिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि 1 साल से ज़्यादा अगर दोगे तो इन्फ्लेशन लिंक्ड कैपिंग करनी पड़ेगी आपको। कैसे करोगे आप, तो जो भी पिछले साल आपने कैलकुलेट किया था टैक्सेबल परक्विजिट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स असेसमेंट ईयर का, ठीक है। तो हाउस कैपिटल गेन्स चैप्टर के अंदर में आपने इंडेक्स देखा होगा कि आपको अलग अलग इंडेक्स आपका दिया हुआ ईयर का, उसको यूज़ कर लेना है। तो ये जो पूरा वैल्यू सॉल्व करके आएगा, दैट दिस विल बी कैपिंग वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका इस बार रेंट फ्री अकोमोडेशन जो कंप्यूट करके आपका टैक्सेबल परक्विजिट बन रहा है, मान लीजिए वो 2 लाख आया है, लेकिन ये कैप वैल्यू आया है 1,80,000। तो आपका इस साल का परक्विजिट 180 बनेगा, वो 2 लाख नहीं होगा, 180 लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा कैपिंग का मतलब क्या हुआ, आई होप कि समझ गए होगे सब आप, ठीक है। कोई डाउट होने से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए गिवन नंबर्स पे। तो क्या है, ध्यान से देखिए नोट में क्या लिखा है मैंने, ये मैक्सिमम लिमिट है, आरएफई की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो भले ही आपका 2 लाख का आरएफए आ रहा था कंप्यूट करके, लेकिन कैप्ड वैल्यू से ज़्यादा आरएफए नहीं होगा। इज इट क्लियर। कुछ बातों का और ध्यान रख लीजिए। 90 दिन का एग्जाम्शन मिलता है, और ये अब 90 दिन का एग्जाम्शन क्यों मिल रहा है, ये कब मिलेगा, जब एसएससी के पास 2 हाउस है। तो क्यों कब होता है भाई ऐसा, आपको काम के लिए बाहर भेज दिया, ठीक, तो आपको इस जगह भी घर है, कुछ समय के लिए शिफ्ट हो रहा है, तो उस समय उधर भी घर है इधर भी घर है। तो इन दैट केस एक हाउस को क्या करना है, उसका ले लेना है आपको, टैक्सेबल वैल्यू ले लेना है, सेकंड हाउस एग्जेम्प्ट हो जाता है। कौन सा वाला हाउस और एकोमोडेशन लेंगे, जिसका लोअर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसका रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो टैक्सेबल अमाउंट है परक्विजिट जो आता है वो लोअर है, उसी को लेगा, कोई कॉमन सेंस बनता है। लेकिन 90 डेज़ के बाद दोनों हाउस का जो फैसिलिटी मिल रहा है आपको, रेंट कंप्यूट करोगे जब आप परक्विजिट, तो दोनों फिर टैक्सेबल बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि घर अगर रिमोट एरिया में है तो उसकी वैल्यू पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें एग्ज़ाम्स के, देखिए ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स के लिए इतना नहीं पूछा जाता है, बट ठीक है आपको आइडिया रहेगा। आप 10 चीज़ सुनोगे सीखोगे, आपको याद रहेगा उसमें से कोई 5-6 चीज़, वो 5 चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए एनफ है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये 2 हाउस वाला कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट अभी आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है। अब आता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब घर है, घर के साथ क्या मिल गया आपको, फर्नीचर भी दिया जा रहा है। तो अब देखना है कि फर्नीचर ओन्ड है कि फर्नीचर नॉट ओन्ड है, मतलब भाड़े पे लिए गया, हायर्ड है। नॉट ओन्ड का मतलब कहीं और से हायर किया है, एम्प्लॉयर का नहीं है। ओन्ड माने एम्प्लॉयर का है, नॉट ओन्ड माने एम्प्लॉयर का नहीं है। तो जो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है वो बन जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट, और नो अगर ओन्ड नहीं है तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस है वो बन जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट। मतलब पेमेंट कर रहा है हायर चार्जेस एम्प्लॉयर, लेकिन वो अमाउंट एम्प्लॉय के सैलरी में परक्विजिट के हेड में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब उस पर एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर ओन्ड है तो याद रखिए 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट।
अब क्या आता है फर्नीचर में भाई, कोई भी अप्लायंसेस आएगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेडियो, एसी, अवन है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तक क्या हो रहा था कि अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री में मिल रहा था, है ना, कुछ नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दैट एम्प्लॉयर में चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, कि मान लीजिए कि 20,000 रुपीज़ का अगर कोई हाउस है या एकोमोडेशन है जिसका भाड़ा है, बट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को उसको 10,000 रुपीज़ में दे दिया, तो 10,000 रुपया उसने कंसेशन कर दिया। ये यही कह रहा है। तो सबसे पहले जो आप आरएफए निकालते हो टैक्सेबल, वो नॉर्मली ढूंढ लीजिए। फिर उसमें अगर अगर फर्नीचर भी है तो उसका 10% आपको पता है कि परक्विजिट में जोड़ते हैं, वो जोड़ लीजिए। नहीं है तो कुछ मत कीजिए, इसका है तो इसको लिखना ना होगा आपको। उसमें से लेस कर दीजिए रेंट पेएबल बाय एम्प्लॉय। तो जितना पार्ट एम्प्लॉय पे कर रहा है उसको आप हटा दीजिए। वो क्यों टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा, क्योंकि उतना तो उसने दे दिया ना। आई होप कि आप ये बात को समझ रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2 लाख रुपीज़ है, आया आपका आरएफए, और एम्प्लॉय के बारे में बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय जो है ना वो 5,000 पर मंथ करके पे कर रहा है। तो 5,000 इंटू 12 साल का कितना पे कर दिया उसने, 60। तो भाई उसका टैक्सेबल परक्विजिट कितना बनेगा, 140। वो पूरा 2 लाख का थोड़ी बेनिफिट ले रहा है, वो बेनिफिट 660 तो वो पे कर रहा है। तो वो बेनिफिट कितने का ले रहा है सिर्फ, तो जितना का मज़ा वो ले रहा है, बेनिफिट वो ले रहा है, उतना पे ही वो टैक्स भरेगा। तो इतना ही उसके सैलरी के साथ ऐड हो जाएगा। देन हमारे अंदर परक्विजिट्स हम सीख रहे हैं नंबर 4, विच इज़ अकोमोडेशन इन अ होटल। अकोमोडेशन इन अ होटल, अगर होटल में रह रहा है तो क्या ध्यान रखना है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, अगेन परक्विजिट बनेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस में जो हम कर रहे थे, ध्यान से समझना, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। तो जो मिनिमम होगा वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, परक्विजिट्स में आपको दिखाना पड़ेगा वो चीज़। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो क्या ध्यान रखना है, 20%, 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड, जितना टाइम पीरियड के लिए वो होटल में रहा है उतना टाइम पीरियड का सैलरी, और एक्चुअल चार्जेस जो होटल ने पे किया है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, जो लोअर होगा, वो आप ऐड कर लेना सीधा। ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, देख रहे हो, बेनिफिट्स देख रहे हो, खाली इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर पे कर रहा है, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर बताया था मैंने आपको कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ है, स्वेट इक्विटी है, उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा। तो क्या ध्यान रखना है, कैसे ढूंढेंगे टैक्सेबल परक्विजिट, यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे, तो आपको ध्यान रखना है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑन द डेट ऑफ ऑप्शन टेकन, क्योंकि कंपल्शन तो होता नहीं है। एम्प्लॉय चाहे तो ले सकता है ऑप्शन, नहीं ले सकता, तो जिस दिन उसने लिया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, जिस दिन उसने लिया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, और उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट एक्चुअली पेड, जितना उसने पे किया। ठीक है, तो जो यहाँ आया निकल कर वो हमारा टैक्सेबल परक्विजिट बना, ये वाला अमाउंट। ठीक है, मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख था, एम्प्लॉय ने 50,000 पे कर दिया, तो 50,000 रुपीज़ का उसका बेनिफिट है, और उसके ऊपर वो टैक्स भरेगा। अब सिक्योरिटीज़ क्या होता है, तो सिक्योरिटीज़ में बहुत कुछ आता है। आप अपने एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखें कि शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बाकी जो भी है वो सब सिक्योरिटीज़ के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, और वो हमारे लिए अभी एट ए मोमेंट ठीक नहीं है। आइए नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मोटर कार के बारे में समझिए कि मोटर कार मिला है एम्प्लॉय को, तो पहला कंडीशन है कि मोटर कार, ध्यान से देखिए, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कार है भी ओनर का, और उसका जो मेंटेनेंस चार्ज लगता है, खर्चा है, वो भी कौन कर रहा है, वो भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, मोटर कार किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है।
अगर ऑफिस के लिए यूज़ हो रहा है तो भाई बताइए, ये खुद का सेंस है कि ऑफिस का गाड़ी ऑफिस के काम के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम क्या इसको परक्विजिट मानेंगे? मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है तो बिल्कुल परक्विजिट बनेगा। तो इसमें क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट परक्विजिट बनेगा, प्लस जो डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार, वो जोड़ देना है। ये क्या करना है, ये दोनों मिलकर परक्विजिट बनेगा, क्योंकि बेनिफिट आप पूरा पूरा ले रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए। अब मान लीजिए दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ऑफिस के लिए भी यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ भी होता है। तो इस पे मुझे देखना पड़ेगा कि वो कार के इंजन का कैपेसिटी कितना, उसका क्यूबिक कैपेसिटी कितना है, कितना पावरफुल इंजन है। अगर उसका क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है तो परक्विजिट 1800 पर मंथ बनेगा, और अगर उसका सीसी 1.6 से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ। देखिए पर मंथ इंटू 12 करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इंटू 12 करके ईयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला केस समझ गए आप, इसको फिर से रिकैप कर सकते हैं, इस पार्ट को फिर से एक बार सुन के नोट्स बनाइए। आप इसको और रिड्यूस कर लीजिए, मैंने बहुत ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है, आप इसको और रिड्यूस कर सकते हो। केस 2 क्या है, ओन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। गाड़ी तो एम्प्लॉयर का है, लेकिन गाड़ी में तेल पानी खर्चा कौन करवा रहा है, एम्प्लॉय। मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। तो अगर ऑफिस पर्पज़ के लिए है तो भाई कोई टैक्सेबल नहीं है, कुछ परक्विजिट नहीं बनेगा। पर्सनल यूज़ के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेंटेनेंस तो वो खुद कर रहा है, तो बेनिफिट वो सिर्फ कार यूज़ करने का कर रहा है, तो कार के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, वही चार्ज करना है। और दोनों पर्पज़ के लिए हो रहा है अगर, तो इसमें देखिए अमाउंट चेंज हो गया, वो जो 1800 इधर था वो अब 600 पर मंथ है, और जो यहाँ पे 2400 पर मंथ था वो अब 900 पर मंथ है। ठीक है, कैसे देखना है, फिर से मैंने यहाँ लिखा है कि भाई सीसी देखो, ऑब्वियसली 600 होगा वो 1.6 के लिए है, लेस देन, और ये है मोर देन 1.6 सीसी। तो आपको क्यूबिक कैपेसिटी का ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, मोटर कार वाला। थर्ड केस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मेंटेन्ड बाय ओन्ड बाय एम्प्लॉई मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब खरीदा कौन, एम्प्लॉयर, और मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। खरीदा है एम्प्लॉय, गाड़ी एम्प्लॉय का है, मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो आप कॉमन सेंस से बताइए, जब गाड़ी एम्प्लॉय का है तो क्या डेप्रिसिएशन का कोई प्रिक्विजिट बनेगा क्या? बिल्कुल सही नहीं बनेगा, क्योंकि गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर का। लेकिन मेंटेनेंस तो एम्प्लॉय का, लेकिन मेंटेनेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो सिंपल सा बात है, परक्विजिट में क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तो अगेन समझ लिए, दिमाग में डाल लीजिए। ऑफ यूज़ है, कोई टेंशन नहीं है भाई, नहीं बनेगा परक्विजिट, चलाओ गाड़ी, लेकिन ऑफिस के काम से चल रहा है, कोई परक्विजिट आपके सैलरी में, एम्प्लॉय के सैलरी में नहीं आने वाला। लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए है तो सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वही परक्विजिट बनेगा। और दोनों पर्पज़ के लिए है तो एम्प्लॉयर का एक्चुअल जो एक्सपेंस होगा ये कैलकुलेट करना है, जो एक्चुअल एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने किया उसमें से अपन माइनस कर देंगे कैपेसिटी के हिसाब से, 1800 या 2400 पर मंथ के हिसाब से, और 900 पर मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तब जब जो भी एम्प्लॉय है उसने पूरा हिसाब किताब रखा है, जर्नी कितना गए, कहाँ से कहाँ गए, प्लेस कितना, किलोमीटर चले, कितना लीटर डीजल पेट्रोल हमने खर्च किया। इफ़ एम्प्लॉय इज कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज थिंग्स देन 900 एक्स्ट्रा पर मंथ विल बी एडेड। ठीक है, मतलब एडेड इन द सेंस, इस एग्जाम्शन में देखिए, एक तरीका से देखिए, इससे माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है मतलब हमारा परक्विजिट घट रहा है, तो उतना अमाउंट से घटा दीजिएगा। सो आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ओन्ड बाय एम्प्लॉई मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉई। तो क्या ये परक्विजिट है, गाड़ी एम्प्लॉई का ही है, मेंटेन भी एम्प्लॉई कर रहा है, तो परक्विजिट के अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट इज ड्राइवर शॉफर। अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक, गाड़ी तो दिया जा रहा है, हाँ, बच्चे सुन सुन के बहुत मज़ा लेते हैं कि सर ऐसा होता भी है क्या, इतना सब कुछ मिलता है क्या सैलरी के साथ? हाँ बेटा मिलता है, कि आप किस जॉब पोजीशन में हो वो मैटर करता है। जितने भी लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं उनको बेसिकली ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इनमें से काफ़ी तो मिल ही जाती है। अब परक्विजिट क्या बनेगा, सैलरी ऑफ द ड्राइवर। जितना भी पैसा ड्राइवर को दिया जा रहा है वो क्या है, वो ऐड कर लो अपने परक्विजिट में, मतलब गाड़ी का निकाल रहे हो उसमें इसको ऐड कर लेना। जैसे हमने सीखा था ना
रेंट फ्री अकोमोडेशन में फर्नीचर का वैल्यू हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसमें भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर ऑफिस और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए है तो 900 हो जाएगा। ये फिर अमाउंट सेट हो गया कि 900 परक्विजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़, अभी थोड़ा डिटेल्ड चीज़ हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि 2 कार, तो देखो सम्स में 2 कार आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है कि 2 कार आएगा, ठीक है। इसका चांसेस बहुत कम है कि 2 कार वाला क्वेश्चन आपको मिले। तो अगर 2 कार है, देयर आर 2 कार्स, एम्प्लॉय गॉट 2 कार्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, देन फर्स्ट कार, एक कार का आप जैसे कैलकुलेट करते हो कर लो, शॉफर ड्राइवर का 10,000 900 और जोड़ लो परक्विजिट में। लेकिन जो सेकंड कार है ना, उसको बेटा हम लोग प्राइवेट पर्पस ही ट्रीट करना पड़ेगा। ये चीज़ है क्या कि आपको उसको प्राइवेट पर्पस के लिए ही मानकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछिए। चलिए ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए बहुत रिड्यूस कर दिया है मैंने, आप सिर्फ इसका नोट बनाते जाओ, फिर देखो सम्स करने में आपको कितना मज़ा आने वाला है। अब आता है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। वाह भाई, नौकर चाकर भी मिल रहे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट भी मिल रहा है। तो इसमें आपको देखना है किसने अपॉइंट किया है। अपॉइंट किसने किया है, एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है कि एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया है। अगर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है तो जितना खर्च एम्प्लॉयर कर रहा है उसको, उस पर वो देना पड़ेगा। तो मज़ेदार चीज़ कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हीं के अंदर ये परक्विजिट बनेगा। अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो परक्विजिट सिर्फ किन के लिए बनने वाला है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, डायरेक्टर होंगे जिनका 20% से ज़्यादा स्टेक होगा, जिनका कंबाइंड सैलरी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स 50,000 होगा साल का, वो सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे। और अगर एम्प्लॉय हायर किया है, मतलब अपॉइंट किया है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वही टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा और सारे एम्प्लॉयज़ उसको टैक्स भरेंगे। मतलब ये आपको ऐड कर देना है, ये परक्विजिट में दिखाना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या मिलता है सर, तो देखिए और भी बहुत कुछ मिलता है। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फिर से एम्प्लॉय के नाम पे है कि एम्प्लॉयर के नाम पे है। तो यहाँ फिर आप ध्यान रखिएगा कि सर एम्प्लॉयर के नाम पे है तो फिर सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए परक्विजिट बनेगा। एम्प्लॉय के नाम पे है तो देखना पड़ेगा कि जो गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी है क्या उसका सोर्स ओनर का है क्या, या वो चीज़ क्या ओनर का है क्या, या वो बाहर से लेके दे रहा है। तो सपोज़ कीजिए कि CESC है अगर कोलकाता में, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को अगर पे करेगा तो वो ओनर का बन गया। लेकिन अगर और कोई कंपनी है जो CESC से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और बिल पे कर रहा है ना, तो क्या होगा, तो याद रखिए अगर CESC अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा वही परक्विजिट बनेगा। लेकिन बाहर से ले रहा है तो जितना भी प्राइस पे किया वो लेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम यही दोनों ट्रीटमेंट यहाँ आ जाएगा, जो हमने यहाँ सीखा अभी, ये यही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फ्री एजुकेशन के बारे में अब बात करेंगे कि फ्री एजुकेशन अगर दिया जा रहा है तो क्या होगा। फ्री एजुकेशन अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्रोवाइड दो चीज़ को कर सकते हैं भाई, या तो एम्प्लॉय को किया जाएगा एजुकेशन प्रोवाइड, हम जानते हैं एम्प्लॉय को बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलता है, उसमें एजुकेशन का भी प्रोविज़न है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परक्विजिट नहीं बनेगा। एम्प्लॉय के एजुकेशन के लिए अगर एम्प्लॉयर पे कर दे रहा है देन एम्प्लॉय के लिए वो परक्विजिट नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर के लिए पैसा दिया जा रहा है तो आपको फिर से देखना होगा कि वो ओन्ड बाय एम्प्लॉय है कि नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉय है वो इंस्टीट्यूशन। अब सपोज़ कीजिए कि वो इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। सपोज़ कीजिए कि किसी का एक कॉलेज है या स्कूल है, उसके अंदर उनके ही टीचर के बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन जो स्कूल का ओनर है वो फ़ीस भर दे रहा है, खर्चा उठा ले रहा है।
तो उस केस में क्या होगा, परक्विजिट बच्चे के लिए होगा तो क्या, और अदर फैमिली मेम्बर के लिए होगा तो क्या। तो क्या ध्यान रखना है, जो भी सिमिलर इंस्टीट्यूशन का कॉस्ट होगा वो परक्विजिट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ़ीस भले ही वो चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन परक्विजिट तो बन जाएगा। क्या बनेगा, उसी से लेवल का कोई इंस्टीट्यूशन जो फ़ीस चार्ज करता है वो बन जाएगा। अदर फैमिली के लिए भी सेम चीज़ ही है। बट यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कुछ एग्जाम्पशन मिल रहा है, वो कितना का है, 1000 रुपये का एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है चिल्ड्रन का। तो सपोज़ कीजिए कि 3000 रुपये का आ रहा है इंटू 12, तो इसका मतलब 36 आ रहा है, पर रिक्विजिट बन रहा है। लेकिन इसमें एग्जाम्पशन कितना का मिल जाएगा, 1000 इंटू 12, 12000 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो 24,000 जो है वो पर रिक्विजिट बोल के ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं है तो देखिए सेम ही हो गया, ये नॉट ओन वाले में भी सेम चीज़ है। तो देखो मैं नीचे मैंने मेंशन किया है, क्या किया है कि अगर कुछ पे कर रहा है, अगर एम्प्लॉय कुछ सम पे कर रहा है, अगर एम्प्लॉय कुछ सम पे कर रहा है तो टैक्सेबल परक्विजिट माइनस होके आएगा, मतलब जितना उसने पे किया उतना माइनस हो जाएगा। फ्री ट्रांसपोर्ट है, अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रहा है फ्री में। अब इसमें भी देखना है कि भाई वो जो ट्रांसपोर्ट है तो जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, वो बिजनेस में है क्या, या कोई और अदर केस है। तो अगर खुद का है तो अगेन खुद का है, तो यहाँ पे भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही परक्विजिट बनेगा। तो जो भी अमाउंट दूसरों से चार्ज कर रहा है वही टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। और अदर के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट पे लग रहा है वो देना, वो परक्विजिट बन जाएगा। टूर ट्रैवल हॉलीडे, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। टूर पे भेजा जाता है, काम से भेजा जाता है, ऑफिस के काम से। तो फैसिलिटी देखा जाएगा कि जो फैसिलिटी है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है क्या, कहीं पे वो स्टे कर रहा है तो वो कहाँ कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो जो भी नोशनल कॉस्ट होगा, अगेन नोशनल कॉस्ट का मतलब वैसा ही मिलता जुलता होटल जो चार्ज कर रहा होगा, पैसा खर्च उसमें लगेगा वो। अगर ऑफिस टूर है, गया था ऑफिस टूर से, टूर के लिए, लेकिन बाद में उसको, और गया भी है टूर पे लेकिन किसी घर के फैमिली मेम्बर के साथ गया है, तो जो मेंबर पे खर्च होगा ना एक्सपेंडिचर, वो परक्विजिट बन जाएगा। इसको ध्यान रखिए। उस ऑब्वियस सा बात है, एम्प्लॉय गया होगा प्लस उसके साथ एक उसका फैमिली मेम्बर गया होगा, तो मेंबर के पीछे जो खर्चा लग रहा है ना वो परक्विजिट बन जाएगा, एम्प्लॉय का पीछे खर्चा नहीं लेना। अब आगे क्या हुआ, टूर तो बाबू ऑफिस का था लेकिन बाद में उसको वैकेशन बना दिया। इसका मतलब गया था 5 दिन के काम के लिए, काम वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, एम्प्लॉयर खुश हो गया, बोल रहा है एक काम करिए 5 दिन और रह लीजिए वहाँ पे। तो जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड का खर्चा लग रहा है वो सब क्या बन जाएगा, परक्विजिट बन जाएगा। कीप दिस इन माइंड, ओके। और बाकी सारे केस में अगर और कोई भी केस है तो जो भी अमाउंट इनकर करेगा एम्प्लॉयर, परक्विजिट में यही तो सीख रहे हैं कि एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है, एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है, तो उस वो जो बेनिफिट दिया उसका जो खर्च लग रहा है वो सब हमारा क्या बनेगा, परक्विजिट बन जाएगा। गिफ्ट, गिफ्ट के बारे में आए तो गिफ्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे कि गिफ्ट जो है वो कैश गिफ्ट जो होगा ना, कभी भी गिफ्ट कैश में दीजिएगा तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा वो। और काइंड में गिफ्ट मिलेगा तो 5000 तक एग्जाम्प्ट रहता है, 5000 के ऊपर अगर गिफ्ट होगा तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट लग रहा है एक्स्ट्रा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपने किसी को गिफ्ट दिया, 15,000 रुपये का चीज़ गिफ्ट दिया, तो 5 तो इसमें से एग्जाम्प्ट है, 5 लेस हो जाएगा, बचा कितना, 10,000। ये आप अपने सैलरी के लिस्ट में ऐड कर दोगे परक्विजिट वाले हेड में, ठीक है। तो परक्विजिट टैक्सेबल है 10,000। चलिए आगे आते हैं। एसेट्स अगर सेल कर रहा है, देखिए ध्यान से टर्म समझिएगा, क्या कर रहा है, मूवेबल एसेट को क्या किया जा रहा है, सोल्ड बाय एम्प्लॉयर। किसको सेल कर रहा होगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉय को कर रहा है। तो इसमें 3 कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोटर कार और बाकी कुछ मूवेबल आइटम। तो इसमें क्या करना है, कैसे निकालना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी कॉस्ट है, जो एम्प्लॉयर जिस कॉस्ट में ख़रीदा था उसमें से लेस कर देंगे जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक जो सेल हुआ, मतलब उसके ऊपर एक्यूमुलेट
हुआ है वो सब आप लेस कर दोगे, वो WDV आ गया, उसमें से जितना अमाउंट एम्प्लॉई से चार्ज किया जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, कोई पार्ट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। नोट क्या रखना है, नोट रखना है कि कोई पार्ट डेप्रिसिएशन का स्कीम नहीं है, मतलब इग्नोर कर दीजिए ईयर। तो इसको ऐसे समझिए कि जिस साल बिक रहा है, मान लीजिए वो बिक रहा है 2021 में, तो 2021 में अगर सेल हो रहा है, मान लीजिए 2021 में सेल हो रहा है वो जुलाई में, तो फिर आपको ये जुलाई वाला ईयर लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ डेप्रिसिएशन परचेज डेट से कैलकुलेट करना है, ना कि अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर से चलना है। ये नहीं चलना है, जब खरीदा था तब से लेके चलना है। ठीक है, अगर 1 जनवरी को ख़रीदा है तो इसका डेप्रिसिएशन 31/12 को ही लगेगा। तो अगर मान लो नेक्स्ट ईयर में वो 1/3 को बेच रहा है 13 में, तो फिर इस साल को छोड़ देना है, ये 1 साल का ही एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लेना है। ओके, अब आगे मेडिकल फैसिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछ सकता है इससे। मेडिकल फैसिलिटी के अंदर में भी देखना पड़ेगा कि भाई मेडिकल फैसिलिटी कौन ओन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, ओनर। अगर ओनर मेंटेन कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। रीइंबर्समेंट कर रहा है मेडिकल बिल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अगर, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, नहीं ऐड होगा। पेमेंट रीइंबर्स किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा बड़े किसी डिजीज़ के लिए, बिग डिजीजेस, कैंसर, एड्स, TB जैसा डिजीज है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। कोविड-19 का मैंने आपको बता ही दिया कि फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है रीइंबर्समेंट। इंश्योरेंस प्रीमियम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मेडिकल फैसिलिटी परक्विजिट में आप ये जान लो कि सारा चीज़ मोर और लेस एग्जेम्प्ट ही होता है। अब मेडिकल फैसिलिटी अगर दिया जा रहा है देश के बाहर, आउटसाइड इंडिया, ध्यान रखिए, तो मेडिकल एक्सपेंस जो भी होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है भाई, ये अमाउंट RBI परमिट करता है। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है इसमें, क्योंकि ये दिया होगा सम्स में गिवन रहता है, ये गिवन, तो आप टेंशन ना लो। और कॉस्ट ऑफ स्टे जो होगा, तो कॉस्ट ऑफ स्टे किसका एग्जेम्प्ट होने वाला है, पेशेंट का और वन अटेंडेंट का। तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा वो यहाँ लिखा हुआ है। तो सपोज कीजिए कि कॉस्ट ऑफ स्टे लग गया 5 लाख, लेकिन RBI ने रिकमेंड किया कि भैया 3 लाख रुपया ही हो सकता है दोनों का मिला के। तो जो 2 लाख रुपये का बैलेंस है, ये 2 लाख रुपया टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ले लें तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के अंदर अगेन एक पेशेंट रहेगा और उसके साथ उसका एक अटेंडेंट रहेगा। यहाँ पे अटेंडेंट है जो उसके साथ जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, SSC का ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपया पर एनम से कम होना चाहिए, और ये वाला परक्विजिट उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। उसको छोड़ करके टोटल कितना, 2 लाख रुपया से कम होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी वाला जो एग्जेम्पशन है या परक्विजिट बन रहा है वो नहीं लेना है आपको, उसके बिना 2 लाख होना चाहिए। तो ये चीज़ भी हम अपने क्लियर कर लिए। लीव ट्रैवल कंसेशन को भी समझिए। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है, ट्रैवल किए आप, आकर के रीइंबर्स करवा लिए, पैसा ले लिए, वो क्या फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो अब ट्रैवलिंग के अंदर क्या क्या आ रहा है भाई, आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें क्या किया, एक लिमिट बनाया गया एग्जेम्पशन का। पूरा एग्जाम नहीं होगा, एक लिमिट है, जितना अमाउंट क्या है हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आप एयर से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, तो जो इकोनॉमिक क्लास का है फेयर, जो शॉर्टेस्ट रूट का है, वो ही मैक्सिमम लिमिट है एग्जाम्पशन का। तो आप मान लो कि 1 लाख का टिकट कटा के जा रहे हो फर्स्ट क्लास, ठीक है, प्लेन के अंदर डीलक्स रूम में, डीलक्स कैबिन में जा रहे हैं, कैबिन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो इकोनॉमिक क्लास का मान लीजिए भाड़ा आता है 25,000, तो 25 ही आपका एग्जाम्प्ट होगा, बचा हुआ पे आपको देना है टैक्स। तो ये परक्विजिट बनेगा टैक्सेबल। रेल से होगा तो जो फर्स्ट क्लास भाड़ा होगा शॉर्टेस्ट रूट का, वो टैक्सेबल, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा उतना अमाउंट। अगर 2 प्लेस रेल से कनेक्ट है, 2 प्लेस रेल से कनेक्ट है, लेकिन जो एम्प्लॉय है ना वो और कोई मोड लिया ट्रांसपोर्टेशन का, बोला भाई बस से जाएंगे, बस से घूमते घुमाते जाएंगे आराम से, तो वो सेम ट्रीटमेंट ऊपर वाला ही लग जाने वाला है। ठीक है, अगर लिखा है कि कनेक्टेड नहीं है रेल से, तो क्या होगा, तो देखना पड़ेगा क्या वहाँ पे कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुँच रहा है। अगर हाँ, तो फर्स्ट क्लास या डीलक्स फेयर जो भी होगा वो।
और अगर नहीं कनेक्टेड है तो AC फर्स्ट क्लास रेल टिकट का जो रेल फेयर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना है, भले ही लीव में जा रहा है वो, लेकिन वहाँ का रहने का कॉस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होता है, टैक्स देना पड़ेगा। और क्या बात ध्यान रखना है आपको, पिछले 4 कैलेंडर ईयर में आपको 2 जर्नी मिलेगा तो ही मिलेगा, इसको कहते हैं ब्लॉक पीरियड। ठीक है, तो 2020 24 25 के लिए आप लोगों के लिए ब्लॉक पीरियड होना चाहिए जनवरी 22 से जनवरी 25। 2 जर्नी से ज़्यादा करेगा तो टैक्स देना पड़ जाएगा, बाकी पे एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। यहाँ फैमिली कौन घूमने जा रहे तो साथ में कौन, स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, बच्चे खुद के, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर डिपेंडेंट होना चाहिए। चिल्ड्रन यहाँ पे कितना मैक्सिमम है, चिल्ड्रन का भी यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन पे यहाँ लिमिट है कि भाई 2 ही बच्चा मैक्सिमम अलाउड है लीव के लिए। और अगर किसी को फिक्स्ड लीव ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है तो वो क्या बन जाता है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। जो फिक्स्ड है वो फुल्ली टैक्सेबल है। अब आते हैं हम लोग प्रोविडेंट फंड में। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये आप सबको पता ही होगा। प्रोविडेंट फंड क्या है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है। इसके अंदर में एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आप कुछ पैसा जो है डिपॉजिट करें, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करेगा, वो दोनों अमाउंट कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो अमाउंट है जो रिसीव करेगा वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने तरीके का बेसिकली है अपने पास फंड, 4 टाइप का है। SPF माने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, RPF मीन्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, UR का मतलब हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, PPF स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये है कंपलसरी, जो बनता ही बनता है। तो कौन बनाएगा भाई इसको, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल अथॉरिटीज़, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज़ और कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बनाता ही है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंदर इसको बनाया जाता है। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट इसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एग्री करना चाहिए कि ठीक है हम लोग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड करेंगे। अच्छा, कौन इसमें आ सकता है भाई, एक लिमिटेड, जैसे मैं कह दूं कि भाई 50 एम्प्लॉयज़ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो RPF में रजिस्टर करेंगे, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों एग्री कर रहा है तो वो यहाँ आ सकते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बना सकते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड के अंदर क्या है भाई, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्रिएट कौन करता है, एम्प्लॉयर, तो उससे हम कह रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, कोई भी आम आदमी किसी भी SBI बैंक के में जाकर या उसके सब्सिडरीज बैंक में जाकर, या कोई स्पेसिफाइड बैंक है जो गवर्नमेंट बोला है कि आप यहाँ जाकर पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकते हैं, ठीक है, वो आप जाकर डाल सकते हैं। ठीक, तो मिनिमम आप 500 डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया पर एनम डाल सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, और इसका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होता रहेगा हर साल और आपको मैच्योरिटी के टाइम में मिल जाएगा। और इस पे जो इनकम इंटरेस्ट मिलता है, आप PPF पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्ट होता है। तो चलिए इस चार्ट से समझते हैं क्या होता है। तो क्या ट्रीटमेंट सीखना है हमें, बेसिकली 4 चीज़ें सीखना है, और 4 के अंदर भी इतना बड़ा चार्ट को देख के घबराइए मत, आपको बहुत लिमिटेड चीज़ का ध्यान रखना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, हाँ करता है सर। एम्प्लॉय भी करता है, बिल्कुल करता है। फिर इंटरेस्ट मिलता है ए पे मतलब जितना पार्ट एम्प्लॉयर ने डाला उसका ऊपर ब्याज, और जितना पार्ट एम्प्लॉय में डाला उसके ऊपर ब्याज मिलता है। तो क्या करना है, तो जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन RPF में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 12% तक, जो सैलरी का 12% है उतना वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सम्स में हम लोग ये करना सीखेंगे तो ये पार्ट आता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये पार्ट आएगा। आप समझ लीजिए कि 100% चांस है कि इसका ट्रीटमेंट सैलरी में रह ही रहेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में NT बोले नॉट टैक्सेबल, और PPF बोले तो नॉट एप्लीकेबल, कि भैया PPF में एम्प्लॉयर है ही कहाँ, एम्प्लॉय तो खुद जा रहा है
किसी बैंक के पास और बोल रहा है कि मेरा खोलिए भाई पीपीएफ अकाउंट। अच्छा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय अगर पैसा बेचारा खुद का डाल रहा है तो क्यों वो टैक्स भरेगा? तो सिंपल सी बात है, टैक्स तो नहीं भरेगा, प्लस उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिडक्शन चैप्टर जब करेंगे हम लोग अगले सेमेस्टर में, तो आप इसको समझ पाएंगे। सेम है, डिडक्शन मिल जा रहा है, लेकिन अनरिकग्नाइज्ड वाले में ना देखिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपके टोटल इनकम से आप उसको माइनस नहीं करवा पाओगे। ठीक। और ये देखिए पीपीएफ क्या एलिजिबल है ये भी 80C में, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अपने इसको मिस मत कीजिए। वो ओल्ड रेजिम, जो ओल्ड रेजिम में है ना, उन्हीं को ये मिलेगा, जो ओल्ड रेजिम को के लिए ऑप्ट करेंगे। न्यू रेजिम वाले को ये नहीं मिलने वाला। अब इंटरेस्ट का बात करें, तो इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर वाले पे मिल रहा है, तो याद रखिए कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना, ये नॉट टैक्सेबल है। स्टैट्यूटरी पे तो सारा बेनिफिट मिल रहा है, आप गौर से देखो स्टैट्यूटरी का सारा चीज़ देखो, चारों टैक्स नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स नहीं, देखिए टैक्स नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स नहीं, और खुद का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिडक्शन मिल जा रहा है। देन आरपीएफ के अंदर हम देखेंगे इंटरेस्ट का बात, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है एग्जाम में। आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी देगा, एम्प्लॉय का भी देगा, और इंटरेस्ट का भी आएगा। तो इंटरेस्ट जो है वो देखिए 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, 9.5 से ऊपर अगर टैक्सेबल है, एक्स्ट्रा है तो टैक्सेबल है। तो सपोज़ कीजिए कि 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9.5% एग्जेम्प्ट है, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है 5.5% दैट विल बी टैक्सेबल। सेम चीज़ है, खुद के डिपॉजिट पे भी अगर मिल रहा है और एम्प्लॉयर के डिपॉजिट पे भी अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि टैक्सेबल दोनों में ही होगा, लेकिन 9.5 के ऊपर वाला पार्ट। अनरिकग्नाइज में देखिए नॉट टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल है, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। फिर से पीपीएफ में नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर में, एम्प्लॉय का भी नॉट टैक्सेबल है। लमसम विड्रॉवल है, तो बेसिकली क्या होता है, सारा चीज़ ही एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। क्या कि 1421 से डाला जाएगा और 2.5 लाख रुपया तक ही है, तो ये लिमिट बना हुआ है कि एम्प्लॉयर इतना ही डाल रहा है। एम्प्लॉयर अगर डाल रहा है तो 2.5 लाख रुपया तक, और अगर नहीं डाल रहा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो 5 लाख रुपया तक एग्जेम्प्ट होगा विड्रॉवल। अब अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो निकाल रहे हो आप, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय अपना निकालेगा अनरिकग्नाइज से तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, वो सैलरी ट्रीट करेंगे, मतलब टैक्सेबल है, फुल्ली एफटी माने होता है फुल्ली टैक्सेबल ले रहे हैं हम लोग। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उससे जो मेरे को मिल रहा है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। आरपीएफ से अगर पैसा निकाला जा रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन कब, लमसम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग आरपीएफ से, नॉट टैक्सेबल इफ जॉब 5 साल के बाद रिटायर हो रहा है जॉब से। ये बात का ध्यान रखें, 5 साल काम करने के बाद रिटायर हो रहा है तब टैक्सेबल नहीं है। रिजाइन 5 साल से पहले कर रहा है, लेकिन जो इसका आरपीएफ में पैसा पड़ा था ओल्ड एम्प्लॉयर का वो फंड उठा करके वो न्यू एम्प्लॉयर के फंड में ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब यहाँ भी आरपीएफ मेंटेन किया जा रहा है, तो टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा जो भी इसका इंटायर जो बैलेंस इसने विड्रॉ किया है वो अपने अकाउंट में डाला है, और किस स्कीम के अंडर में डाला है, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में डाला है। तो इतना भी आप याद नहीं रखोगे चलेगा, ये तो मैं बहुत डिटेल में करवा दे रहा हूँ अब, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा इतना आपको। रिटायर हो रहा है 5 साल से पहले, अगर उसका शरीर खराब था बीमारी के कारण, बिजनेस ही बंद हो गया, या कोई और रीज़न है जो उसके कंट्रोल से बाहर है, तो भले ही वो 5 साल से कम पहले निकाल रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। देखिए आमतौर पे यहाँ क्या लिखा था कि 5 साल कम से कम होना चाहिए, लेकिन 5 साल से पहले निकाल रहा है, तो अगर ये कंडीशन है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो गाइज हमने वी हैव कंप्लीटेड ऑल द परक्विजिट्स।
डिडक्शन तो हमने पहला चैप्टर में कर लिया था कि भाई प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाता है, ओल्ड रेजिम में ये हम लोग कर चुके हैं। अब हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ सम्स पे, तो अब हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि सम्स करने से पहले आप ये सारे का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सम्स की तरफ चलते हैं।